नमस्कार, मेरा नाम प्रहलाद है और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सीडीएसएल शेयर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीडीएसएल शेयर के बिज़नेस को समझने की कोशिश करते हैं कि सीडीएसएल शेयर का के अंदर जो कंपनी है ये काम क्या करती है। तो देखिए सीडीएसएल जिस तरह से आपने हमारे बैंक होते हैं, बैंक अकाउंट्स हम क्रिएट करते हैं और बैंक अकाउंट में हम क्या करते हैं अपने पैसों को डिपॉजिट करते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी कंपनी है। वो क्या करती है एक तरह से अकाउंट होता है जहाँ पे हम अपने शेयर्स को डिपॉजिट करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हम अपने शेयर ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो शेयर ब्रोकर क्या करता है सीडीएसएल के पास अपना एक तरह से अकाउंट खोलता है और सीडीएसएल के पास क्या करता है हमारे जो भी शेयर्स हैं वो सीडीएसएल एक अकाउंट ओपन करता है जिसके अंदर वो डिपॉजिट रहते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर केवल सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपनियां हैं, एक तो सीडीएसएल और दूसरी है एनएसडीएल। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ शेयर है वो किसके पास है सीडीएसएल के पास, क्योंकि एनएसडीएल का जो मेजर फोकस है वो है उसका एनपीएस के ऊपर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो एनपीएस वगैरह अकाउंट्स होते हैं उसके ऊपर। और शेयर मार्केट का जो बड़ा चंक है वो ज़्यादातर किसके पास है सीडीएसएल के पास है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि सीडीएसएल का जो रिवेन्यू मॉडल है वो किस तरह से। तो देखिए अगर रिवेन्यू मॉडल की बात की जाए तो सीडीएसएल के पास जो पैसा आता है, पहला तो आता है उसके पास जो रिवेन्यू आता है वो एनुअल इशू चार्जेस के हिसाब से आता है। अर्थात कि जब हम कोई शेयर लेते हैं हमारे डीमैट अकाउंट में रहता है और हम होल्ड करते हैं तो डीमैट अकाउंट के अंदर होल्ड करने के लिए एनुअल क्या लेते हैं वो मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। वो हालांकि अमाउंट काफ़ी कम होती है लेकिन वो क्या होता है पर स्क्रिप्ट के अनुसार होती है। वो जिस तरह से आपने एक कंपनी का एक शेयर लिया हो या एक कंपनी के ज़्यादा शेयर लिया हो पर स्क्रिप्ट के हिसाब से वो चार्ज होता है 11 रुपये के आसपास होता है। तो पहला तो उनके पास आता है क्या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कि आपने डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स पड़े हैं उन्हें होल्ड करने के लिए आपको सालाना चार्ज पे करना पड़ता है। दूसरा क्या इनके पास रिवेन्यू का सोर्स क्या होता है वो होता है ट्रांजेक्शन चार्जेस। ट्रांजैक्शन चार्जेस देखिए क्या होता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस का मतलब ये होता है जब आप अपने डीमैट अकाउंट से शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ता है अपने ब्रोकर को कुछ चार्ज पे करने पड़ते हैं और ब्रोकर क्या करता है उस चार्ज को आपके बिहाफ पे किसे पे करता है सीडीएसएल को पे करता है। तो दूसरा उसका रिवेन्यू का सोर्स होता है ये। और तीसरे रिवेन्यू के सोर्स की बात की जाए तो उसका क्या है ऑनलाइन डाटा चार्जेस। अर्थात क्या हुआ कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको केवाईसी करना पड़ता है और उस केवाईसी के लिए आपको क्या करनी पड़ती है फ़ी देनी पड़ती है। और तीसरा रिवेन्यू का सोर्स क्या होता है उनका केवाईसी के लिए। चौथा होता है आईपीओ और कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस कि जब भी कोई आईपीओ आता है तो आईपीओ आते वक्त भी सेम चीज़ वही होगी, आपके डीमैट अकाउंट के अंदर इस वक्त शेयर्स आएंगे, आपकी ट्रांजेक्शन्स होंगी और यहाँ पे क्या लेता है किया जाता है चार्ज लिया जाता है। इसी के अलावा कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब क्या है, दूसरा ये हुआ कि अगर कोई स्टॉक स्प्लिट होता है तो उस वक्त क्या होता है एक एक्शन हुआ है और एक्शन की जो आपके अकाउंट के अंदर कुछ नए शेयर्स आ गए हैं तो इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है वो सीडीएसएल आपसे चार्ज करता है और ये चार्ज होते हैं आपके ब्रोकर के थ्रू। और फिफ्थ क्या होता है सेगमेंट ई वोटिंग का। अर्थात कि जब आपके पास कोई शेयर होते हैं तो जो मीटिंग्स होती है उसके अंदर आप ई वोटिंग करते हैं, उसकी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है वो सीडीएसएल करता है और उसके अंदर क्या लेता है वो चार्ज लेता है। तो ये हो गया उसका रिवेन्यू मॉडल कि इस तरह से सीडीएसएल क्या करता है अपनी बिजनेस को चलाता है। अब बात आ जाती है कि सीडीएसएल के शेयर प्राइस के बारे में कि सीडीएसएल के शेयर प्राइस को देख लेते हैं कि आज उसके शेयर सीडीएसएल का शेयर प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो देखिए अगर गौर से हम देखें तो सीडीएसएल प्राइस के अंदर क्या आ रहा है एक डाउनफॉल आ रखा है। शेयर प्राइस 1732 से गिर के कहाँ पे आ गया है 1042 के ऊपर आ गया है। तो अब जरा देख लेते हैं कि जो शेयर प्राइस है वो गिरा है तो गिरने के पीछे रीज़न क्या है। तो देखिए शेयर प्राइस के अगर नीचे गिरने के रीज़न की बात करें हम तो देखो सबसे पहले तो इसका जो रीज़न क्या होता है कि मार्केट हमारी पूरी पूरी डाउन है। तो देखिए जब मार्केट हमारी डाउन आ जाती है तो उस वक्त क्या होते हैं कि जब आपने कोई शेयर खरीदा, आपने का शेयर प्राइस अगर नीचे आ गया तो उस वक्त ट्रेडर क्या करता है उसे बेचता नहीं, क्योंकि जब शेयर मार्केट ऊपर जाती है तो उसे कुछ प्रॉफिट नजर आता है तो उस वक्त क्या होते हैं फ्रीक्वेंट ट्रेड्स होते हैं और जब ट्रेड कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके रिवेन्यू के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसका रिवेन्यू के ऊपर असर पड़ेगा तो इस वजह से क्या होता है लेस ट्रेड होते हैं। तो इस वजह से ट्रेडिंग कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो शेयर इसके ऊपर एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन गया। दूसरा क्या होता है जब मार्केट नीचे तरफ चली जाती है तो फर्क क्या पड़ता है कि जो जो एग्जिस्टिंग जो शेयर मार्केट के अंदर नए प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया तो वो क्या करते हैं वो डर जाते हैं और अपने शेयर्स बेच बाच के जो भी होगा उसे डीमैट अकाउंट को क्लोज कर देते हैं।
तो नए जो इन्वेस्टर आएंगे और उसके ऊपर जो चार्जेस बिजनेस इनका सीडीएसएल का इंक्रीज होता है, तो वो इंक्रीज होना थोड़ा हैम्पर हो जाता है। और जो नए जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, जो वो क्या करते हैं, उन्हें थोड़ा सा डर लगता है जब मार्केट गिरने ज़्यादा लग जाती है तो उस वक्त तो फर्दर बाइंग नहीं करते। तो इस तरह से ये जो सेंटिमेंट है वो क्रिएट क्या कर देता है, उस शेयर प्राइस के अंदर फॉल लेके आता है। तो देखिए अगर हम बात करें फॉल की, तो देखिए सीडीएसएल का शेयर किस तरह से बिहेव करता है, जिस तरह से हमारी मार्केट बिहेव करती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिएगा लगभग दिसंबर के आसपास शेयर प्राइस ने नीचे जाना शुरू कर दिया। और हमारा अगर निफ्टी का हम चार्ट देखें तो निफ्टी के अंदर भी देखिएगा यहाँ पे 20 अक्टूबर के आसपास क्या हुआ, टॉप बना, उसके बाद जैसे मार्केट नीचे जाना शुरू किया सीडीएसएल का शेयर भी नीचे जाने लग गया, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है जिस तरह से हमारी मार्केट परफॉर्म करती है। अब अगर बात की जाए इसके फ्यूचर स्कोप की कि सीडीएसएल के शेयर के पास की फ्यूचर स्कोप क्या है, तो देखिए सबसे पहले अगर फ्यूचर स्कोप की बात की जाए तो सबसे पहला क्या है कि अगर हम मार्केट को ही देखें तो इंडियन मार्केट में आज भी इंडिया की पॉपुलेशन का केवल 3% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर चाइना के साथ कंपेयर किया जाए तो ये 13% है, और अमेरिका के साथ कंपेयर किया जाए तो 55% लोग हैं। तो अर्थात अगर 3% से हम चाइना से कंपेयर करें कि हम 13% पे भी पहुंच जाएंगे, तो 13% पे अगर हम पहुंचते हैं तो अगर हमारी पॉपुलेशन को देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन का 13% का मतलब है करीब करीब 18 से 20 करोड़ के आसपास नए शेयर होल्डर्स। तो 18 से 20 करोड़ के आसपास नए शेयर होल्डर्स अगर हमारे पास आ जाएंगे, जो नए डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएंगे, तो इसका जो बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा और धीरे धीरे ये बिजनेस एक्सपेंड होना ही है। तो पहला तो क्या फ्यूचर स्कोप हमारे पास क्या है कि बिजनेस एक्सपेंशन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और नए लोग इस मार्केट के अंदर आएंगे। सेकंड क्या है, लो केपेक्स, कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस, इसके अंदर ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी करनी है, आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी है और टेक्नोलॉजी की हेल्प के अंदर कुछ एक आपके जो खर्चे हैं वो फिक्स खर्चे हैं। सिर्फ आप के पास 1 लाख शेयर होल्डर या फिर 1.5 लाख शेयर होल्डर हो, आपको सिर्फ वही जो लगभग आपको जो सॉफ्टवेयर रन करना है, आपको जो मेंटेनेंस चार्ज रखना है वो लगभग सेम होता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं। तो फर्दर क्या होता है, इनका बिजनेस आने के वजह से इनके क्या होते हैं, मार्जिन से इंक्रीज होते चले जाते हैं, इनका प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये है इसका रीज़न कि इसका ये प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। थर्ड क्या आता है इसका, अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स की, कि शेयर मार्केट के अंदर अब इसके टेक्निकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि क्या वाकई टेक्निकली ये शेयर है वो बाइंग सिचुएशन के अंदर आ गया है या अभी हमें वेट करना चाहिए। तो देखिए इसके चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक शेयर प्राइस गिरता जा रहा है और यहाँ पे शार्प फॉलिंग है। उसके बाद क्या हुआ, शार्प अप मूवमेंट आया और एक रेंज के अंदर शेयर क्या रहा, काफ़ी दिनों तक ट्रेड करता रहा। ये देखिए इस रेंज की बात की जाए तो काफ़ी दिनों तक शेयर प्राइस इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा और यहाँ पे क्या हुआ, उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम से फॉल आया। इसके फॉल आने के पीछे रीज़न क्या था कि जो इसकी पेरेंट कंपनी उसने क्या है, इसके शेयर्स को बेचा है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, उसने इसको बेचा है। अब बेचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब इसे बेचा है तो यहाँ पे क्या हुआ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने इसे खरीदा है। अब ये देखिएगा कितना जबरदस्त वॉल्यूम है। बीएससी ने अपने शेयर्स बेचे लेकिन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने उसे खरीद लिया। इसे उन्होंने जो बेचा है वो आम पब्लिक है, जनता है, उसे नहीं चिपकाया। उन्होंने यहाँ पे इसे खरीदने के लिए कौन आए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल ये कौन लोग होते हैं, ये जस्ट लाइक हमारे राकेश झुंझुनवाला जैसे लोग होते हैं। और ये जो लोग जब किसी कंपनी के अंदर आते हैं तो उस वक्त क्या होता है, एक बड़ा कन्विक्शन आता है। रीज़न क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एफआईआई है या फिर वैसे कोई हमारा म्यूचुअल फंड हाउस है या फिर कोई दूसरे हमारे डीआई हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कुछ नज़र आ रहा है कि उनका हमें इस प्राइस को बेचना चाहिए, शेयर को बेचना चाहिए, तो क्या करते हैं, इमोशनलेसली किसी भी प्राइस के ऊपर सीधा सीधा सेल कर देते हैं। लेकिन जब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर आते हैं, काफ़ी सोच समझ के बाद आते हैं और ये इस तरह से नहीं करते कि बस इन्होंने आज खरीदा कल नीचे चला गया थोड़ा सा या कुछ और हो गया तो तुरंत से उसको घाटे में सेल कर दिया। जब ये घुसते हैं तो ये क्या करते हैं, लंबा प्रॉफिट निकाल के ले जाते हैं। तो देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, तो देखिए कितना जबरदस्त वॉल्यूम है। उसके साथ यहाँ पे इसको शेयर को प्राइस को इस लेवल से नीचे नहीं आने दिया, ऊपर लेके गए और आज फिर से ये शेयर क्या है, ऊपर है। तो अब अगर देखा जाए इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की बात की जाए तो देखिए ये जो लेवल है, पहला लेवल, ये तो इमीडिएट नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसी जो कंडीशन होती है जब शेयर इतना ज़्यादा कंसोलिडेट होने के बाद, नीचे करने के बाद, ऊपर जाके कंसोलिडेट होने के बाद
जब शेयर ऊपर आता है तो पहले टारगेट वो जल्दी हिट कर देता है। और अगर इस टारगेट की बात की जाए तो यहाँ से जो हमें टारगेट नज़र आ रहा है वो 38% का जो टारगेट है वो तो हमें इमीडिएट ही नज़र आ रहा है कि कुछ महीनों के अंदर ही ये आ सकता है। और टारगेट यहाँ तक ही नहीं रुकना, टारगेट इससे काफ़ी ऊपर जाएगा, ये अपने नए लाइफ टाइम हाई को अचीव करेगी। इसके पीछे रीज़न क्या है देखिएगा। अगर हम बात करें इसकी CDSL की, तो CDSL अपने आप को एक्सपेंड भी कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिएगा CDSL का फोकस किस चीज़ पे कर रहा है, ये कर रहा है इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग। देखिए ये क्या कर रहे हैं, फंक्शन क्या, देखिएगा ये न्यू कंपनी बना रहे हैं, अर्थात देखिए मतलब क्या है। देखिए इस चीज़ का मतलब ये है कि जिस तरह से हम अपने शेयर को जो ट्रांजैक्शन है उसको हम डीमैट अकाउंट के थ्रू करते हैं, उसी तरह से क्या है ये बुलियन बिजनेस है, अर्थात गोल्ड है, सिल्वर है, ये जो प्रीशियस मेटल है हमारे, इनको क्या करते हैं, इनकी जो सिक्योरिटी, इनका जो पेपर वर्क है उसे डिमेटलाइज कर देंगे उसे। अर्थात जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आपने सोना खरीद लिया, उसे पेपर की फॉर्म में रख लिया जाता है और आपको फिजिकली गोल्ड को होल्ड करने की जरूरत नहीं। जब आप उसे कैश करना चाहें तो उस पेपर को दिखा के आप उससे कैश कर लेते हैं। अब इसी जो फैसिलिटीज़ है उसको किस में कन्वर्ट करने जा रही है, डिमेटलाइज करने जा रही है, अर्थात पेपर वर्क खत्म कर लिया जाए और उन सब चीज़ों को डीमैट फॉर्म के अंदर रख लिया जाए। और ये जो चीज़ है टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ है, ये तो आनी ही आनी, क्योंकि लोग अब पेपर होल्ड करने की नहीं करना चाहते, वो अपने डीमैट अकाउंट के अंदर ही रखना चाहेंगे। तो देखिए ये जैसे इनका बिजनेस है ये आएगा तो उसके बाद ये बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा। अब अगर हम इनकी बैलेंस शीट की तरफ देखे जाएं तो देखिए बैलेंस शीट के अंदर देखिए डेट तो इनके पास होता ही नहीं ऐसी कंपनी के पास, और यहाँ पे आपको CWIP के अंदर नज़र भी आ जाएगा। और जैसे ये जो चीज़ के अंदर इसका जो इम्पैक्ट है इस नए बिजनेस का, तो इनके जो रेवेन्यू है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से जो शेयर प्राइस है हमारा ऊपर जाने के चांसेस और भी ज़्यादा हो गए। रीज़न क्या है, पहला रीज़न तो यही है हमारा कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर आया है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न सपोर्ट कर रहा है जो इसे ऊपर लेके जाएगा। सेकंड रीजन क्या है, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाती है तो ये कंपनी अपने आप ऊपर जाती है क्योंकि इनका बिजनेस बढ़ता चला जाता है। थर्ड क्या है, कैपिटल वर्क, इसके इनके ऊपर केपेक्स प्लान है, केपेक्स प्लान की वजह से नए जो बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वजह से इनका रेवेन्यू और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे सारे फैक्टर मिला के क्या बता रहे हैं कि इस वक्त जो शेयर प्राइस है ये काफ़ी सही टाइम के ऊपर हम इसे कैप्चर कर सकते हैं और हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एंड अगेन आई एम सेइंग ये जो वीडियो है केवल एजुकेशनल पर्पज़ है, ये ना ही मेरी कोई सेल या बाई की रिकमेंडेशन है। जब भी आप शेयर्स को खरीदें तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र उसकी ज़रूर सलाह लें, मेरे कहने पर सिर्फ चीज़ों को समझें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।